Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग हिंदी से रिलेटेड कुछ और अलग से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल के टॉपिक में हमने कुछ युग के बारे में पढ़े थे, उसका ही पार्ट्स है। पार्ट सेकंड नंबर है, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसमें यह है कि भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहला ये भक्ति काल है जो 1400 से लेकर के और 1700 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसको कहा क्या गया है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया। दो काव्य धारा कौन कौन है? तो यहाँ पे बनाया गया भक्ति काल के दो काव्य धारा। पहला आपका निगुण काव्य धारा है और दूसरा क्या है? सगुण काव्य धारा है। पहला आपका निर्गुण या निगुण काव्य धारा है और दूसरा क्या है? सगुण काव्य धारा है। इनके भी दो पार्ट्स दिए गए हैं। आप देखेंगे निर्गुण काव्य धारा या निगुण काव्य धारा में दो शाखाएं बांटी गई है। पहला आपका है ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा क्या है? प्रेमाश्रय शाखा। देखिए इसके प्रतिनिधि कवि जो है, अर्थात इनके जो संस्थापक या जिनके तौर से आता है, ये प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। ये ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत इनके प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। और दूसरी बात, प्रेमाश्रय जो शाखा है, इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी जी। कौन जायसी है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी इनके प्रतिनिधि कवि है, अर्थात इनके द्वारा बनाई गई शाखा है। ठीक है, उसके बाद से सगुण काव्य धारा को देखेंगे हम, तो ये राम भक्ति सागा और कृष्ण भक्ति शाखा, दो तरह की शाखा इसमें से जुटी हुई है। इस राम भक्ति शाखा के कवि जो है तुलसीदास जी है और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि वो कौन है? सूरदास जी है। यानी राम भक्ति अर्थात राम, भगवान राम के बारे में वर्णन करने की जो शाखा है राम भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी है। और कृष्ण भक्ति जो शाखा है, अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करने की जो प्रतिनिधिता मिली है कवि को, वो कौन है? सूरदास जी है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब देखिए, अब ये ज्ञानाश्रय शाखा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ बनाया गया है कि ज्ञानाश्रय शाखा ज्ञान पर अधिक बल, अर्थात वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ज्ञान संबंधित बातों पर बल डालते हैं या समझते हैं, वह आपका ज्ञानाश्रय शाखा है। इनके कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, गुरु नानक जी हैं, दादू दयाल जी हैं, सुंदरदास जी हैं और रजन आदि। ये जो कवि हैं बिल्कुल ज्ञानाश्रय शाखा पर प्रकाश डाले हैं, अर्थात ज्ञान पर अधिकतम बल को बताए हैं, समझाए हैं। उसके बाद से दूसरे नंबर पर है प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा जिसको हम सूफी काव्य भी कहते हैं, और इनके कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, यानी हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। उसके बाद से मलिक मोहम्मद जायसी जी है। उसके बाद से कौन है? यहाँ पे कुतुबन मंजन जी है इत्यादि। एक कवि जो है प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आने वाले हैं। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भक्ति धारा शाखा जो यहाँ के सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा जो बनी हुई है, इसमें आपका भक्ति धारा से शाखा जो बनी हुई है, ये क्या है? राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। अर्थात राम भक्ति को व्याख्या से बताने वाले, समझाने वाले जो कवि हैं, उनके गुरु कौन है? रामानंद जी हैं। इनके आश्रय से या इनके उपदेशों से पाई हुई ज्ञान को इन्होंने क्या किया? उजागर करके सभी राम भक्त कवि क्या करते हैं? भगवान श्री राम की पूरी लीला को, पूरी कार्य को बताते हैं। उसके बाद से इनके कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं, हृदय राम जी हैं, प्राण बचन चौहान जी इत्यादि। ये कवि जो है भक्ति धारा शाखा के अंतर्गत सभी बातों को, सभी ज्ञान को बताते हैं। और लास्ट 4 नंबर दिया गया है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार हुआ। अर्थात वल्लभाचार्य ने क्या किया था? कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जितने भी दार्शनिक पीठिका है उनको तैयार किया। और इनके कवि निम्नवत दिए गए हैं। सूरदास जी हैं, कृष्णदास जी हैं, नंददास जी हैं, रसखान जी हैं, रहीम जी हैं। इनके अलावा अन्य प्रकार के कवि भी हैं। तो ये तो था भक्ति काल। आइए अब देखते हैं कि रीति काल क्या होता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग
उससे आगे क्या है कि रीतिकालीन काव्य क्या है, रीतिकालीन का नामकरण क्या हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले रीतिकालीन काव्य जो है इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका रीतिबद्ध है, दूसरा आपका रीति सिद्ध है और तीसरा रीति मुक्त है। 3 भागों में बांट दिया गया। इन तीनों में देखते हैं कि रीतिबद्ध के जो कवि हैं वो आपका केशवदास जी हैं, सेनापति जी हैं, देव जी हैं, भूषण जी हैं, मतीराम जी और पद्माकर जी हैं। तो ये रीतिबद्ध के कवि हैं। उसके बाद से रीति सिद्ध में केवल एक बिहारी जी हैं। उसके बाद से रीति मुक्त में घनानंद जी हैं, आलम जी हैं, बोधा जी और ठाकुर जी हैं। ये थे रीति मुक्त कवि। ठीक है, आइए नामकरण देखते हैं थोड़ा। रीतिकाल का नामकरण जब किया गया तो ये पहला आपका श्रृंगार काल था। श्रृंगार काल जिसमें या जिसका माने तो स्थापित करने वाले विश्वनाथ प्रसाद जी थे। उसके बाद से रीतिकाल का नामकरण में दूसरा आता है रीतिकाल, और रीतिकाल के जो स्थापक संस्थापक है वो आपका आचार्य शुक्ल जी हैं। ठीक है, उसके बाद से तीसरा आपका अलंकृत काल है। क्या है? अलंकृत काल। और इसके संस्थापक या लेखक कौन है, अर्थात संस्थापक कौन है? मिश्र बंधु जी हैं। ठीक है, उसके बाद से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक है रीतिकाल के रचनाकर का। ठीक है, तो इसको भी विशेष तौर से आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ट्रिक है कि विभूषण आपके बोध से माघदेव आए। विभूषण आपके बोध से माघदेव आए, जिसमें देखिए बी का मतलब हो जाएगा बिहारी जी हैं, भू का मतलब भूषण, पूरा टोटल भूषण हो जाएगा। उसके बाद से आ का मतलब आलम है, प का मतलब पद्माकर जी हैं, के का मतलब केशव जी हैं और बो का मतलब बोधा जी हैं। ठीक है, बोध का मतलब बोधा जी हैं। से का मतलब सेनापति जी हैं, माँ का मतलब मतीराम जी हैं और घ का मतलब घनानंद जी हैं। उसके बाद से देव जो है देव हैं, और आय जो है बिल्कुल साइलेंट है, इसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ये साइलेंट वर्ड्स हैं। तो ये थे रीतिकाल में रीतिकालीन काव्य और रीतिकाल का नामकरण। आइए इसके आगे हम देखते हैं कि आधुनिक काल क्या होता है। तो अब देखते हैं आधुनिक काल। अब तक हमने भक्ति काल, रीतिकाल के बारे में पढ़ा, तो आधुनिक काल के बारे में समझते हैं। आधुनिक काल 1850 से लेकर और अब तक हम लोग जो जीवन अपने यापन कर रहे हैं वो आधुनिक काल में ही कर रहे हैं। तो इसका कुछ नियम है, कुछ परिभाषा है, देख लीजिए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। ये बहुत ही बोले तो एक अद्भुत लेखक हैं। यानी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। इस युग को नवजागरण के नाम से भी जाना गया, जिसके प्रेरणा भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और इस युग में गद्य साहित्य का कुछ विकास भी हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ इस युग में। अब क्या हुआ कि इस युग को 2 बराबर भागों में बांट लिया हमने। एक तो पहले भारतेंदु युग है जो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला, और एक द्विवेदी युग है जो 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में प्रमुख रचनाकर क्या है। रचनाकर क्या है तो देखिए, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और बद्री नारायण चौधरी, जिसको प्रेमधन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये थे प्रमुख रचनाकर भारतेंदु युग के। अब देखते हैं द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक है। इसके प्रमुख रचनाकर हैं, कुछ रचना भी इनकी है। तो देखिए, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो रचना है वो सरस्वती पत्रिका है, जो एक प्रकार का संपादक भी है। जो क्या है? एक प्रकार का संपादक भी है। दूसरा पंडित चंद्रधर शर्मा है, जिनको गुलेरी भी बोलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, इनकी एक रचना है और ये एक कहानी के रूप में मानी जाती है। ठीक है, अगला अध्यापक पूर्ण सिंह है। इनका रचना क्या है? गेहूं और गुलाब, और ये एक प्रकार का क्या है? निबंध है। ठीक है, अगला बाबू श्याम सुंदर दास, और ये इनकी रचना है साहित्यालोचन, जो एक प्रकार की क्या है? आलोचना है। ठीक है, अगला बाल मुकुंद गुप्त है। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है एक शिव शंभू के चिट्ठे नाम का एक रचना किया था, और ये एक प्रकार का क्या है? निबंध है। और यहाँ पे पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, जो अंगूठी का नगीना एक रचना किया था, और ये एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है।
और अगला है बापू गोपाल राम गहमरी, जो एक प्रकार की रचना की थी, जिनका अद्भुत लाश नाम का एक रचना था, और ये एक प्रकार का क्या है, उपन्यास है। तो ये था आधुनिक काल का कुछ विस्तार। तो अब तक इस वीडियो में जो भी बनाया गया अपने हिसाब से, जो टॉपिक सेट की गई थी, वो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि इससे भी अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप करेंगे तो पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.